हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो होल एंड सोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको हम और क्या बोलते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड, पहला वर्ड निकला इसमें शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओरिजिनल ओनर्स होते हैं। और ओनर्स कौन होते हैं? वन हु इन्वेस्ट्स और वन हु कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द बिजनेस। तो ये लोग कंपनी में कंपनी के शेयर्स परचेज कर कंपनी में उसकी कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कौन होगा? कंपनी के ओनर होगा। और ओनर कौन? जिसके ऊपर कंपनी का होल एंड सोल राइट होता है, मींस कंपनी की सारी बिलोंगिंग्स के ऊपर, एसेट के ऊपर एक्सटर्नल पार्टीज को पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो सब अल्टीमेट राइट किसका होगा? ओनर का होगा, विच हैव देयर अल्टीमेट राइट ऑन ऑल आइटम्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये होता है उसमें। चलिए जी, अब हम बात करें वेल्थ। तो वेल्थ इज व्हाट? बिलोंगिंग्स, जो भी आपकी वेल्थ है। जैसे अगर हम कहें आपका खुद का घर है तो दैट इज योर वेल्थ, आपका मोबाइल फोन है दैट इज योर वेल्थ। जो भी आपकी एसेट है वो आपकी वेल्थ के फॉर्म में होती है। तो इसमें बोला गया टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो ये मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे? कंपनी से कंसर्न जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसको कंपनी को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज द पॉइंट। हाँ, अब मैं आपको बताऊं एक बात कि टेक्निकली अगर मैं इसको बोलने जाऊं तो कंपनी के अंदर एक कंसेप्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड का। अब ये शेयर होल्डर्स फंड एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। शेयर होल्डर्स फंड का मीनिंग होता है कंपनी के अंदर वो फंड जिसके ऊपर फाइनल और अल्टीमेट राइट किसका होगा? शेयर होल्डर्स का होगा। और ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, दो कंपोनेंट से। फर्स्ट होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन कंपनी, वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, पहला फैक्टर ये। और प्लस सेकंड ये अमाउंट अर्न्ड बाय द कंपनी फॉर शेयर होल्डर्स, ये वो पैसा है जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए अर्न किया। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो भी बिजनेस का ओनर होता है, फिर आप भले सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या कंपनी की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, उसका जो रिटर्न होता है, रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल होता है, वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, और कंपनी की हर चीज पर अल्टीमेट राइट इन्हीं लोगों का होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर इन द कंपनी, वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, विच इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया था। ठीक है, लेट सपोज एक कंपनी है जिसको जो 2010 के अंदर स्टार्ट हुई और उसकी टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब हम आगे बढ़े। अब ये कैपिटल, मान लें हम इस बीच में कोई नए शेयर्स इशू नहीं हुए, कोई पुराने शेयर्स का बायबैक कुछ भी नहीं हुआ, फाइनली हम 10 लाख रुपीस की कैपिटल है, इसको कांस्टेंट लेकर के चलते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, अब ये वो पैसा है भाई, देखिए कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसा लगा दिया, इससे कंपनी क्या करेगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेगी, उससे जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी वो प्रॉफिट क्या होता है? शेयर होल्डर्स को देती है। और ये हमारा कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स क्या? थोड़ा सा मैं इसको फटाफट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, तो कंपनी कभी पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। शेयर होल्डर, कंपनी के प्रॉफिट पे किसका राइट है? शेयर होल्डर्स का। बट कभी कंपनी पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। लेट सपोज अगर 100 रुपए का कंपनी का प्रॉफिट है तो उसमें से कुछ पैसा वो क्या करेगी? शेयर होल्डर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेट सपोज 40 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कुछ पैसा फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए और कंपनी की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए रिटेन्ड करके रख लेगी, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। अब बात ये कि ये पैसा है, ये पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्पोज हो गया, शेयर होल्डर्स के पास चला गया, ये पैसा कंपनी के पास ही है, लेकिन याद रखिएगा इसके ऊपर राइट किसका है? शेयर होल्डर्स का, क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट का पार्ट है, और प्रॉफिट के ऊपर अल्टीमेट राइट किसका होता है? कंपनी के ओनर्स का।
तो स्लोली स्लोली ये अमाउंट क्या होती है कंपनी के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, रिटेन अर्निंग्स कंपनी की इंक्रीज होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज 2010 के अंदर 10 लाख रुपए, अब ये हम शेयर होल्डर्स फंड की बात करें, यहां पर शेयर कैपिटल क्या है, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, और इस साल में कंपनी ने लेट्स सपोज कंपनी की रिटेन अर्निंग्स जो थी वो 2 लाख रुपए की थी, तो टोटल वेल्थ कितनी हो गई शेयर होल्डर्स की, 12 लाख। अगर मैं 1 लाख शेयर से डिवाइड करूंगा तो 12 रुपया पर शेयर की इसकी वेल्थ मार्केट में बन गई। मींस जो शेयर 1 साल पहले 10 रुपए का था, आज उसकी वर्थ बोल रहा हूं, मार्केट वैल्यू नहीं, उसकी वर्थ हो गई 12 रुपए। ठीक है, अब लेट सपोज 10 साल बाद 2020 के अंदर शेयर कैपिटल तो कांस्टेंट ही रहेगी 10 लाख, और ये बढ़ करके मान लो 80 लाख रुपीस हो गया प्रॉफिट, आप रिटेन अर्निंग्स, तो आपके टोटल शेयर होल्डर्स फंड कितना हो गया 90 रुपीस, और आपको 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की वर्थ कितनी हो गई, 90 रुपया एक शेयर की वर्थ हो गई। जो शेयर 10 रुपए का था आज 90 रुपए का हो चुका है। वर्थ का मतलब होता है अगर आज कंपनी किसी भी हालत में वाइंड अप हो जाए और उसकी एसेट्स को सेल वेल करने के बाद मनी रियलाइज किया जाए तो अल्टीमेटली इनके पास 90 रुपीस तो अल्टीमेटली आ जाएंगे। फाइन, अब एक बात इसके अंदर याद रखिएगा कि ये जो है ये तो फंडामेंटल्स हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, हम क्या देख रहे हैं उनकी वर्थ देख रहे हैं। इसका इंपैक्ट जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे, क्योंकि ये शेयर्स क्या होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल होते हैं। तो जब इसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, और यहीं से शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट होना स्टार्ट होती है। बहुत सारी कंपनीज का आप ऐसे लाइव एग्जांपल देखें, जैसे MRF है तो अगर उसका शेयर आप देखें तो 70-75,000 का है। एशियन पेंट्स का शेयर जो 2002 में 12 रुपीज 13 रुपीज का था, आज वो 3,000-3,500 रुपीज का शेयर हो चुका है। तो देखें तो क्या हो रहा है कि उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने की वजह से और उनकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से क्या हुआ, उनकी मार्केट वैल्यू शेयर की भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ेगी अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। अब आप चाहे तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस से ले लें या मार्केट वैल्यू से ले लें, शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो रही है, फाइनली इंक्रीज तो होती ही जा रही है। तो ये कहलाता है हमारा शेयर होल्डर्स वेल्थ। लेकिन मैंने क्या कहा कि शेयर होल्डर्स वेल्थ का बढ़ना जो होता है उसका एक रास्ता होता है, वो किसके थ्रू रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स के अंदर जो पैसा आता है वो कहां से आता है, फ्रॉम द प्रॉफिट। इसका मीनिंग ये होगा कि शेयर होल्डर्स वेल्थ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए। तो फर्स्ट इसके अंदर इस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी अल्टीमेटली हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के ओरिजिनल ओनर्स होते हैं, और किसी भी बिजनेस का ओनर जो होता है वो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है, लास्ट बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी का मतलब उससे फायदा निकालने वाला। कोई भी बिजनेसमैन होगा वो बिजनेस से फायदा सबसे लास्ट में निकालेगा। जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हो, उस स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जीपी से स्टार्ट होता है और लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है। लास्ट में नेट प्रॉफिट आया मींस इस प्रॉफिट के अंदर या जो भी आपकी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से आपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद फाइनली जो आपके पास बचा वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियरीज होते हैं। आपके एम्प्लॉइज वो बेनिफिशियरी है क्योंकि उनको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, सैलरी इधर एक्सपेंस के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपने अपने प्रीमिसेस को रेंट पे लिया तो जिसको रेंट पे कर रहा है आपका लैंडलॉर्ड, वो भी आपका बेनिफिशियरी, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपका बेनिफिशियरी, आपका क्रेडिटर आपका बेनिफिशियरी, बहुत सारे बेनिफिशियरीज होते हैं, और लास्ट में कौन होता है, ओनर बेनिफिशियरी होता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी बिजनेस में नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट इधर ही ऐड होगा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारे बेनिफिशियरीज के साथ में इंसाफ कर रहा है, मींस सारे बेनिफिशियरीज को प्रॉपर पेमेंट कर रहा है जो उनके ऊपर ड्यू है। सारे जितने भी फाइनेंशियल क्लेमेंट्स हैं, जो लोग हमारे ऊपर फाइनेंशियली कोई पैसा क्लेम करते हैं, उनको देने के बाद अगर प्रॉफिट बच रहा है, इसका मीनिंग क्या, हमने सारे एक्सपेंसेस को हमारी रेवेन्यू में से माइनस कर दिया सक्सेसफुली, स्टिल वी आर लेफ्ट विथ सम पॉजिटिव अमाउंट which belongs to the shareholders, और शेयर होल्डर के पास से प्रॉफिट आया। अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो नेचुरली उससे पहले के जो बेनिफिशियरीज थे रेंट पे कर दी, मींस जितने भी हमने लोन देने वालों को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, जिनसे हमने प्रीमिसेस रेंट पे लिया था उनको रेंट पे कर दिया, वर्कर्स को सैलरी पे कर दी, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, सारे के सारे पेमेंट करने, सारे बेनिफिशियरीज को हमने क्या किया है, फायदा पहुंचाया।
तो इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर कंपनी की गुडविल क्रिएट होती है, और मार्केट में कंपनी की गुडविल क्रिएट होगी तो नेचुरली इट विल इफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। आपके शेयर की मार्केट प्राइस को क्या कर देगी, मार्केट में इंक्रीज कर देगी। तो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव किसके थ्रू पूरा होगा, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। मींस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हमें अचीव करना है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऑटोमेटिकली अचीव हो ही जाएगा। इसको हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होने से आपका बिजनेस का रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगा, रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज होने से आपका शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होगा, और शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होने से आपकी शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करते करते कौन सा, फाइनेंशियल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हो गया। उसके बाद फिर सेकंड होता है हमारा, इसमें एक और हम वेल्थ इसको टारगेट को अचीव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, दैट इज टू मेंटेन द लिक्विडिटी। सेकंड इसके होता है टू मेंटेन द लिक्विडिटी। मेंटेन द लिक्विडिटी का मीनिंग होगा, मैंने अभी क्या बोला, लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ कैश व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब आपके पास कैश की रिक्वायरमेंट हो तब वो आपके पास अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। कुछ बिजनेस हाईली लिक्विड होते हैं जिनके पास कैश हमेशा सफिशिएंटली अवेलेबल होता है, और कुछ बिजनेस के साथ में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर एक बिजनेस अच्छे से बिजनेस कर रहा है और आप प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो तो नेचुरली आपका बिजनेस क्या होगा, लिक्विड होगा। और लिक्विडिटी से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, आपके क्रेडिटर्स का पेमेंट, आपके एक्सपेंसेस का पेमेंट, आपके जो भी रूटीन खर्चे हैं उन खर्चों का पेमेंट हो रहा है वो क्या होगा, प्रॉपरली होगा, और उससे आपका बिजनेस क्या होगा, लिक्विड होगा। और लिक्विडिटी होगी तो कहीं पर भी कैश का ब्लॉकेज नहीं होगा, मींस स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कैश बेसिकली आपके बिजनेस के अंदर होगी। तो आपके हायर प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स हायर लिक्विडिटी। इन जनरल हम उसको ऐसा बोलते हैं कि भी प्रॉफिट अच्छा होगा तो नेचुरली लिक्विडिटी भी हमारी क्या होगी, अच्छे से ही होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करके इसके अंदर चल रहे हैं, हमारे इन्वेंट्रीज को मैनेज कर रहे हैं, हमारे रिसीवेबल्स को मैनेज कर रहे हैं, हमारे कैश को मैनेज करके चल रहे हैं, जिससे हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी भी बढ़ती जाती है। तो हम जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करने जाते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है, और लिक्विडिटी का मेंटेनेंस भी क्या हो जाता है, मेंटेन द लिक्विडिटी, हमारी लिक्विडिटी भी क्या हो जाती है, फाइनली मेंटेन हो जाती है। और थर्ड इसके अंदर होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अभी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी बात की, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मीनिंग क्या होगा, कि जहां से आप फंड ले रहे हैं वो फंड इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। इफेक्टिव और एफिशिएंट का मीनिंग होगा, इफेक्टिव का मीनिंग होगा जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आपको मिल जाए, फाइन, प्रॉपर टास्क एट प्रॉपर टाइम। और एफिशिएंट क्या होगा कि उसकी कॉस्ट और रिस्क के सेंस में क्या हो, वो लीस्ट हो, उससे एसोसिएटेड कॉस्ट और उससे एसोसिएटेड रिस्क को हमें क्या करना है, किसी भी हालत में रिड्यूस करके चलना है। तो अगर हमारी कॉस्ट कम होगी, नेचुरली देखो अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से हमारा प्रॉफिट, हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए और अगर मुझे लोन 8.5% और 10.5% दो जगह से मिल रहा है तो मैं किस पर जाऊंगा, 8.5%, क्योंकि 1 करोड़ पर मेरे 2 लाख रुपीस का क्या होगा, इधर सेविंग्स होगी। और अगर 2 लाख रुपए मेरे खर्चे कम होंगे तो 2 लाख रुपए मेरे एक्सपेंसेस कम होने से मेरे 2 लाख रुपए से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर नेचुरली रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगी, रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू जो मार्केट प्राइस है वो भी क्या होगी, अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। और इसका लास्ट और फोर्थ होता है मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। देखिए एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो पेमेंट होता है वो आपकी मार्केट के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी गुडविल को क्रिएट करता है। जो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम गुड्स को क्रेडिट पर बाय करते हैं। अगर हम गुड्स को क्रेडिट पर बाय कर रहे हैं तो हमें उनका टाइमली पेमेंट एक्चुअली करना पड़ेगा। अगर हमने पेमेंट को लेट किया तो इससे क्या होता है, हमारी मार्केट के अंदर गुडविल के ऊपर क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो नेचुरली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू अच्छी जनरेट हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो नेचुरली हमने हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर ही दिया होगा। और अगर हम क्रेडिटर्स को प्रॉपर ऑन टाइम और फुल पेमेंट अगर करते हैं तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन अच्छे से क्रिएट होती है, और फिर आगे हमें और मार्केट से माल को प्रोक्योर करने में, माल को या जो हम बोलते हैं गुड्स को परचेस करने के अंदर क्या होता है, हमारे के अंदर बहुत स्मूथली हम आगे इन फ्यूचर गुड्स को परचेस कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ एक
एक होता है टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, और जब हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्टिव भी हमारे अचीव होते जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हमारा शेयर होल्डर्स वेल्थ का जो रास्ता होता है वो प्रॉफिट से ही जाता है, और प्रॉफिट से जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लिक्विडिटी भी मेंटेन होगी, हमारे फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा, और हमारे फंड का यूटिलाइजेशन मींस हम सस्ता लोन लेंगे, हमारे एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी फाइनली हो जाएगा उसमें। अच्छा, और मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को ऑन टाइम पेमेंट करना और उनसे जो ज्यादा से ज्यादा गुड्स अच्छे से मतलब इफिशिएंटली उनका मैनेजमेंट हमें करना उसमें। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं उसमें कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको कभी भी कोई माल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करना चाहिए। माल प्रैक्टिसेस का मतलब कोई गलत रास्ता वो इख्तियार ना करे, कोई ऐसे रास्ते पर नहीं जाए, कोई ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करे जिससे जो रॉन्ग हो, एथिकली भी रॉन्ग हो और लीगली भी रॉन्ग हो। उसका बहुत सारी दफा क्या होता है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस में अपने शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कुछ रॉन्ग स्टेप्स एक्चुअली क्या करते हैं लेते हैं, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के फॉर्म में वो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, और दूसरी कुछ चीजें इस तरह से मार्केट के अंदर डमी जो फ्लक्चुएशंस करते हैं प्राइसेस के अंदर बाइंग सेलिंग के थ्रू, ये करते हैं उसके अंदर, जिससे कि उनकी प्राइस को एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उससे क्या होता है उसकी अल्टीमेटली उनकी वेल्थ के ऊपर कोई एक्चुअल इंप्रूवमेंट बेसिकली नहीं होता है तो वो भी सिर्फ क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसमें। तो कहने का मीनिंग ये कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जो भी फाइनेंशियल मैनेजर है या जो भी कंसर्न पार्टीज है वो कोई भी ऐसा एक्शन ना ले जिससे क्या हो आपकी बिजनेस के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और उसकी गुडविल के ऊपर क्या हो एक नेगेटिव इंपैक्ट बेसिकली पड़े उसके अंदर। तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, और उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के समय हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।